मेरी जब से शादी हुई थी मैंने अपनी नंद को नहीं देखा था। सुना था वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, ना किसी को वहां जाने की इजाजत है। मेरा शौहर रोजाना रात कमरे में आने से पहले अपनी बहन के कमरे में जाता और हमेशा अंधेरे कमरे में ही मिलने जाता। मुझे पीछे आने से और आवाज देने से मना करता, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। 1 घंटे बाद बाहर आता तो इसकी अजीब सी हालत होती और कमरे में आते ही गहरी नींद सो जाता। एक दिन नौकरानी से पूछा तो वो डर कर बोली, आप खुद ही सुराख से टॉर्च लगा कर देख लें। यूं शौहर के जाते ही दरवाजे के सुराख से टॉर्च लगा कर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं नई नवेली दुल्हन बनी बैठी अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में, हर दुल्हन की तरह मेरे दिल में भी हजारों अरमान थे कि मेरा शौहर आएगा, मुझे सराहेगा और मुंह दिखाई में कुछ अच्छा सा तोहफा देगा। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, अपने माँ बाप और बहन भाइयों से झगड़कर मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की थी। आज के दिन के लिए मैंने शहर के सबसे बड़े पार्लर में बुकिंग करवाई थी और मैं बेहद हसीन लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने बेचैन होकर सोचा कि अब तक वो कमरे में क्यों नहीं आया। फिर ख्याल आया कि हो सकता है अपने दोस्तों के साथ मगन हो। वो हमेशा ऐसा ही करता था। मुझे इंतज़ार करवाना इसका महबूब मशगला था, लेकिन कम से कम आज के दिन की नज़ाकत को तो वो देख लेता। 2 घंटे गुजर गए तो मुझे गुस्सा आने लगा कि मेरे शौहर को मेरी परवाह भी है कि नहीं। उसे याद भी है कि उसकी दुल्हन कमरे में उसका इंतज़ार कर रही है। मैंने फ़ोन उठाकर उसका नंबर मिलाया, फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने फ़ोन गुस्से में आकर नीचे फेंका और खुद लहंगा संभालती हुई बेड से नीचे उतर आई। मेरा इरादा ये था कि खुद उसे बाहर जाकर देखूं कि वो कहाँ रह गया है। मैं खुदसर और मगरूर लड़की थी, लेकिन जिस शख्स के पीछे मैंने अपना आप रोल दिया वो ये सलूक कर रहा था कि शादी वाले दिन ही कमरे में नहीं आया था। मुश्किल मैंने अपने आंसू जब्त किए और कमरे से बाहर आई। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। इस शादी में इतने लोग नहीं थे और जो थे वो भी अपने घरों को जा चुके थे। मुझे इस तरह बाहर देखकर मुलाजमा की आंखें खुल गईं। कहने लगी, मैडम आप बाहर। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि तुम्हारे साहब कहाँ हैं, बुलाओ उसे। वो कहने लगी, साहब तो अपनी बहन के कमरे में हैं। क्या? ये सुनकर मेरा हैरानी के मारे मुंह खुल गया। इसकी बहन कहाँ से बीच में आ गई? नौकरानी कहने लगी, बाजी साहब की बहन का कमरा ऊपर है, सीढ़ियों से दाएं हाथ वाला पहला कमरा। मेरा शौहर रजी अक्सर अपनी बहन का जिक्र किया करता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया था कि वो यहाँ इसके घर में रहती है। और हैरत वाली बात यह थी कि मैं कई मर्तबा उसके घर आई और उसने बताया नहीं था कि उसकी बहन भी इस घर में रहती है, और अगर रहती थी तो शादी पर क्यों नहीं आई। इन सवालों को सोचते सोचते मेरा दिमाग चकरा गया। इनका जवाब मेरा शौहर ही दे सकता था। मैंने नौकरानी से कहा, ऊपर जाओ, अपने साहब को बुला कर लाओ, उसे कहो फौरन नीचे आए। नौकरानी कहने लगी, बीबी आप कमरे में जाएं, अब फिक्र न करें, साहब आने वाले ही होंगे। रोजाना 1 घंटा साहब इसी कमरे में गुजारते हैं। आज अपनी शादी की वजह से शायद ज्यादा वक्त लगा दिया। मुझे नौकरानी की बात समझ में न आई कि वो क्या कह रही है। मैं खुद ऊपर चढ़ने लगी कि उसे खुद बुला कर लाऊं, तो उसी वक्त वो नीचे उतरने लगा। उसकी हालत देखकर मैं चौंक गई। वो बहुत बुरी हालत में था, लड़खड़ा रहा था। मैंने उसका बाजू थाम कर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? उसने मेरा बाजू झटक दिया और खुद कमरे में जाकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दंग रह गई कि ये क्या तरीका है। वो ऐसे कैसे मुझे मेरी शादी की पहली रात बेइज्जत कर सकता है। रजी की जगह कोई और मेरा शौहर होता तो मैं इसी वक्त अपने डैड को फ़ोन करके यहाँ बुलाती, मगर उससे शादी का मेरा अपना फैसला था। मोहब्बत इंसान को यूं ही जलील करवाती है। नौकरानी तो कब की जा चुकी थी और मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे अचानक हुआ क्या है। निकाह के वक्त तो वो बहुत खुश था। अपनी बहन के कमरे से वापस आते ही उसका ये हाल हो गया कि मुझे कमरे से ही निकाल दिया। मैंने इश्तियाल में आकर सोचा कि इसकी बहन को तो मैं पूछती हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और इसकी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। इसने तो दरवाज़ा न खोला, मगर शोर की आवाज़ सुनकर मेरे शौहर ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे कहा कि अपने कमरे में आओ, वह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं पैर पटकते हुए कमरे में आई और उससे जवाब मांगा कि ये सब क्या है।
मगर मेरा शौहर बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो चुका था। मेरी पूरी रात रोते हुए गुजरी थी कि इसे हुआ क्या, मेरे साथ ऐसे क्यों किया इसने। मुझे डैड ने कितना मना किया था कि रज़ी से शादी ना करो, मगर मैं इसके प्यार में बहुत बुरी तरह पागल हो चुकी थी। मगर अब शादी की पहली ही रात अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। सुबह हुई तो इसका रवैया ऐसा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। इसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन शादी पर क्यों नहीं आई और ना ही मुझसे मिलने नीचे आई। मेरे शौहर ने बस इतना ही कहा, वो नहीं आ सकती थी। ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। एकदम उसका मूड बदल गया था। मैं समझने से कासिर थी कि इसे हुआ क्या है। खैर कुछ देर बाद इसका मूड नॉर्मल रहा और शाम तक वो बिल्कुल ठीक ही रहा। मगर रात होते ही वो फिर से ऊपर जाने का कहकर कमरे से बाहर निकला तो मुझे याद आया कि इसकी तो एक अदद बहन भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। इसी बहाने अपनी नंद से भी मिल लूँगी। मैं ऊपर चली आई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी कि वो मेरे खिलाफ क्या बात कर रही है। कोई आवाज़ ना आई तो मुझे मजबूरन दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में बाहर निकला। मुझे उंगली उठाकर कहने लगा, एक बात जहन में बैठा लो, मैं रोज़ाना 1 घंटा यहाँ अपनी बहन के कमरे में गुजारता हूँ। इस दौरान तुम ना तो ऊपर आओगी और ना ही मुझे आवाज़ दोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने इतनी सख्ती से कहा कि मैं रोते हुए नीचे उतर आई। मुलाजमा ने अफसोस से मुझे देखा और कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि साहब रोज़ाना 1 घंटा अपनी बहन के कमरे में गुजारते हैं। आप वहाँ इस वक्त ना जाया करें, साहब गुस्सा होते हैं। मैंने तजस्सुस से पूछा कि तुम्हारे साहब की बहन बड़ी नखरेली है, उससे इतना ना हुआ कि भाभी को नीचे आकर सलाम ही कर ले। मेरी बात पर वो नौकरानी खामोशी रह गई और कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। जाने शौहर की बहन का राज क्या था, क्योंकि मैंने अब नोट किया था कि वो रात कमरे में आने से पहले अपनी बहन के कमरे में चला जाता। मैंने तो जब से शादी हुई थी अपनी नंद को नहीं देखा था। नौकरानी से सुना था कि उसे कमरे से बाहर निकलने और कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी। वो हमेशा अपनी बहन से अंधेरे कमरे में मिलने जाता था। मुझे अपने पीछे आने से भी मना कर देता था। ना ही मुझे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने या आवाज़ देने की भी इजाज़त थी। मेरा शौहर जब भी अपनी बहन के कमरे से बाहर निकलता तो इसकी अजीब ही हालत होती। पूरा घंटा वो वहाँ गुजारता था और जाने क्या करता था कि उसकी हालत ख़राब हुई होती। आंखें बेतहाशा सूजी हुई होती और लाल होती और कमरे में आकर वो गहरी नींद सो जाता। मैं इंतज़ार करती ही रह जाती कि उससे बात करूँगी और सारे दिन की रवादात बताऊँगी और फिर उससे कुछ पूछूंगी, मगर वो अव्वल तो कमरे में आता ही नहीं था। दफ्तर से सीधा आते ही अपनी बहन के पास जाता और वहाँ से वापस आकर सो जाता और मैं देखती रह जाती। मैं अपने माँ बाप और भाइयों की बेहद लाडली थी और बिगड़ी हुई भी। रज़ी से मेरा सामना यूनिवर्सिटी में हुआ था और उसे देखते ही मैं इस पर दिलो जान से फिदा हो गई थी, मगर जाने क्यों वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेता। मैंने अपनी अना को कदमों तले रोंद दिया और उसके आगे पीछे घूमने लगी। मुझसे इसका इग्नोर करना गवारा नहीं हो रहा था। 2 साल मैं इसके पीछे रही, तब जाकर इसने मुझसे बातचीत शुरू की और हमारी दोस्ती हुई। इसने हमेशा मुझसे अजीब ही सलूक किया था। मैं अक्सर इसका इंतज़ार करती रहती और वो कभी लेट आता और कभी आना ही भूल जाता था और मैं पागलों की तरह बैठी रहती। मेरी दीवानगी और मोहब्बत से सब अगाते, लेकिन वही जानकर भी अनजान बना रहता। मुझसे शादी पर भी वो बहुत मुश्किल से राज़ी हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया था कि इससे शादी ना करूं, वो एक मुश्किल इंसान है, तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। मगर मेरी जिद थी कि शादी करूंगी तो उसी से, वरना नहीं करूंगी। रज़ी के घर वालों की तरफ से कोई भी शादी में शरीक नहीं हुआ था और मुझे कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैं खुश थी कि वो अकेला है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। मगर अब मेरी नंद ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ था। वो नंद जिसे मैंने देखा तक नहीं था। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा कि क्या तुमने अपने साहब की बहन को देखा है, वो कैसी है, कहीं माजूर तो नहीं। नौकरानी कहने लगी, पता नहीं बाजी, मुझे भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, ना ही मैंने उसे देखा है। मुझे भी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। ये हुक्मनामा मेरे अंदर तजस्सुस जगा रहा था कि आखिर मेरी नंद में ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जो वो खुद को 7 पर्दों में छुपाती है।
मेरी शादी को 7वां दिन था जब डैड ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मेरे शोहर के जाने का इरादा नहीं था, मगर मेरे बेहद इसरार पर वो साथ चला गया। वहाँ मेरे भाई ने जैसे ही मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरे शोहर ने अपना हाथ आगे न किया और बड़े मगरूराना अंदाज में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। दावत के दौरान भी उसका रवैया अजीब ही था, जैसे वो मेरे घर आकर घुटन महसूस कर रहा है। मेरा इरादा था कि हम रात यहीं गुजारेंगे, मगर शाम का अंधेरा फैलते ही इसके चेहरे पर बेचैनी नजर आना शुरू हो गई। मैं जानती थी कि ऐसा क्यों है। इसका अपनी बहन के पास जाने का वक्त हो गया था। मैंने डैड को कहा था कि आज किसी भी सूरत आपने हमें रात यहीं पर रोकना है, मगर वो डैड के रोकने और कहने के बावजूद रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, फिर तुम जाओ अकेले ही, मैं नहीं आ रही। वो चला गया। एक बार भी मुझे नहीं कहा कि साथ चलो। इसकी नज़र में मेरी बस इतनी ही अहमियत थी। मैंने भी सोच लिया कि अब वापस नहीं जाऊंगी। सुबह अभी मैं सो ही रही थी जब नौकरानी की कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, बीबी जल्दी आए, साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। मैं जल्दी से घर पहुंची और अपनी नौकरानी के साथ एम्बुलेंस में उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया था कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसको शदीद सदमा पहुंचा है। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि सदमा कहाँ से पहुंचा। वो तो रात को ही घर वापस आ गया था, फिर ज़रूर इसकी अपनी बहन से लड़ाई हुई होगी। मैं शौहर को वहीं बेहोश छोड़कर घर गई ताकि इसकी बहन से जवाब तलब कर सकूं कि ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे कि वो अस्पताल पहुंच गया। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर मजाल है उसने दरवाज़ा खोला हो। तंग आकर मैं ही वहाँ से हट गई। ये जो हो रहा था मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरी बस हो गई थी। इन बहन भाइयों ने मिलकर मेरे दिमाग के चूल्हे हिला डाली थी। मैं दरवाज़ा तोड़ने का सोच ही रही थी जब नौकरानी की कॉल आई। कहने लगी, साहब को होश आ गया है और होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले आपके बारे में पूछा है। मैं खुशी से निहाल हो गई और पूछा, क्या वाकई मेरे बारे में पूछा? तुम सच कह रही हो? वो कहने लगी, हाँ जी, वो आपको ही याद कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको फ़ोन किया मैंने, जल्दी आए। मैंने इस बंद दरवाजे को घूर कर देखा और दिल में सोचा कि तुम्हें फिर देखूंगी। जल्दी से मैं अस्पताल पहुंची तो देखा कि मेरे शौहर को होश आ गया है। नौकरानी जोश से कहने लगी, बीबी जब साहब को पता चला कि आप घर गई हैं तो मुझे कहने लगे उसे फौरी फ़ोन करके यहाँ बुलाओ। ये सुनकर मेरी आंखों की ज्योत ही बुझ गई। मैं समझ गई कि वो मुझे क्यों याद कर रहा था। नहीं चाहता होगा कि मैं कहीं उसकी बहन के साथ कुछ बुरा न कर दूं, इसलिए मुझे फौरी तौर पर बुला लिया। मैंने उससे पूछा, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें कोई सदमा हुआ है, कौन सा झटका दे दिया मोहतरमा ने? मेरे इस अंदाज पर उसने नागवारी से मुझे देखा और कहा, मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं गुस्से में वहाँ से उठना चाहती थी जब नौकरानी ने इशारे से मना कर दिया। मेरे घर वालों को जब पता लगा तो वो सब उसे देखने आए, मगर मेरे भाई को देखते ही जाने क्यों इसका मूड खराब हो गया। आखिर मेरे शौहर को मेरे भाई से क्या मसला था? वो ठीक तरह से उससे बात नहीं करता था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सड़ियल शौहर के रवैया बर्दाश्त करता हूँ, मगर अब आज के बाद कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मैं उससे रोकती रह गई, मगर वो चला गया। बाद में अपने शौहर से मैंने गिला किया तो कहने लगा, तुम्हारा भाई मुझे सख्त जहर लगता है, अपने भाई से मिलना छोड़ दो अगर मेरे साथ रहना है तो। मैं दंग रह गई, कितनी आसानी से उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। घर आते ही वो फिर से अपनी बहन के कमरे में हाजिरी देने पहुंच गया। मैंने नौकरानी से पूछा, हम 2 दिन घर से बाहर अस्पताल में रहे, मगर उसकी बहन उसे देखने अस्पताल तक नहीं आई, क्या चक्कर है ये? नौकरानी घबरा गई और कहने लगी, मुझे क्या पता जी, मैं तो नौकर हूँ, मालिक को पता होगा सब। कभी कभी मुझे इस नौकरानी पर भी शक होने लगता था कि ये सब कुछ जानती है, सिर्फ मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करती है, अपने साहब के कहने पर ही ज़रूर सच छुपाती है मुझसे। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा, मैं अपनी नंद को देखना चाहती हूँ। कहने लगा, नहीं देख सकती। मैंने जिद होकर कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो फिर से उसी अंदाज में बोला, नहीं मिल सकती। मैंने कहा, तुम इस पर इतनी पाबंदियाँ कैसे लगा सकते हो? वो हंसकर कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा कि वो पाबंद है, वो तो आज़ाद है हर किस्म की पाबंदी से। वो बोलते बोलते खोस आ गया। मैं मुंह बनाते हुए उठ गई वहाँ से कि इतनी पाबंदियाँ नहीं हैं तो सामने पता नहीं क्यों नहीं लाता। मैंने इसकी बहन को खा थोड़ी जाना है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस के लिए चला गया।
ऊपर वाले कमरे को ताला लगा कर जाता था और उसने मुझे कह रखा था कि अगर मैं ऊपर गई इस कमरे में तो वो मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं जानती थी वो जो कहता है वही करता है, इसलिए डरते मारे कभी ऊपर नहीं गई थी। मैं घर से गाड़ी लेकर निकल आई और यूं ही सड़कों पर दौड़ाने लगी। मुझे याद आने लगा कि शादी से पहले वो अपनी बहन के बारे में बात करता था, मगर उसने कभी अपने बाकी रिश्तेदारों यानी माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों के बारे में कभी बात नहीं की। आखिर इसके भी तो माँ बाप होंगे ना, कहाँ है वो? और उसने कभी मुझे उनके बारे में बताया क्यों नहीं? मैं इंतहाई परेशान हो गई कि माजरा क्या है। रोज रोज के तजस्सुस से मेरी जान जाने लगी। सोचा कि अपने शौहर का पीछा करके ही मालूम कर पाऊंगी कि वो असल में है कौन। अगले दिन जब वो दफ्तर जाने के लिए निकला तो मैं भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। वो काम पर नहीं कहीं और जा रहा था। मैं मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। आखिर मैंने देखा कि उसकी गाड़ी का रुख एक मोहल्ले की तरफ हो गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके वो एक घर में चला गया। मैंने बाहर खड़ी एक औरत से पूछा कि इस घर में कौन रहता है और ये कौन लड़का अंदर गया है। कहने लगी ये लड़का इस घर का बेटा है, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है ना, तो बड़े घर में रहता है। अपने माँ बाप को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये रोज सुबह सुबह आता है और अपने माँ बाप से मिलकर अपने दफ्तर जाता है। ये अजीब बात थी कि माँ बाप यहाँ थे और बहन मेरे घर थी और मेरा जीना अजीरन कर रखा था। मैंने पूछा अच्छा ये बताएं इनकी बेटी के बारे में आप क्या जानती हैं? वो कहने लगी अरे नहीं, इनकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ 2 ही बेटे हैं। मेरा वजूद आंधियों की जद में आ गया। ये कैसे हो सकता था कि मेरे शौहर की कोई बहन ना हो? मैंने पूछा आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, इनकी बेटी शहर में रहती है। वो कहने लगी कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे, मेरी सास से पूछ लो। बेशक वो औरत बातों की खासी शौकीन लगती थी और मुझे और जाने क्या क्या बता रही थी, मगर मेरे लिए तो यही धमाका था कि इसकी कोई बहन नहीं थी। तो क्या इतने दिनों से वो मुझे धोखा दे रहा था? मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी तक आई और मुझे नहीं पता किन हालों से गुजरकर मैं घर तक पहुंची। एक ख्याल मुझे बार बार आ रहा था कि इस कमरे में अगर उसकी बहन नहीं थी तो बहन के बहाने किससे मिलने जाता था, किसको वहां छुपा रखा था। मैंने फैसला कर लिया कि आज अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। मैंने उसी वक्त चाबी वाले को बुलाकर इस कमरे की चाबी बनवाई और कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई, मगर अंदर जाते मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। कमरे में तो कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। फिर अचानक मुझे बेसमेंट का ख्याल आया। इस घर के अक्सर कमरों के नीचे बेसमेंट मौजूद थी, तो हो सकता है इसके नीचे भी हो। मैं काफ़ी देर कोशिश करती रही, मगर मुझे कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर मैं वापस नीचे आ गई और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। वो हस्बे मामूल घर आते ही ऊपर चला गया। मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा अंदर क्या होता है, तुम सब जानती हो ना? मेरे सख्ती से पूछने पर वो डर गई और कहने लगी आप खुद टॉर्च जलाकर दरवाजे के सुराख से देख लें। ये कहकर वो चली गई। मैंने ऐसा ही किया तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे ऐसा नजर आ रहा था जैसे मेरे शौहर ने किसी को गले लगा रखा है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही स्विच पर हाथ मारकर बल्ब रोशन किया। लेकिन ये क्या, मेरे शौहर ने तो एक तकिए को अपने बाजुओं में यूं लिया हुआ था कि मुझे गलत गुमान होने लगा था। मैंने देखा कि वो रो रहा था। मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारी बहन और तुम रो क्यों रहे हो? उसने सर उठाकर देखा और मुझसे पूछा तुम्हें इस औरत ने बताया नहीं कि मेरी कोई बहन नहीं है? मैं सुन रह गई। उसे कैसे पता चला कि मैं इसका पीछा कर रही थी? मैंने कहना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले वो खुद ही कहने लगा जब मैं अपने घर से निकला तो इस आंटी ने मुझे बता दिया था कि एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और मैं जानता था कि वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकती। हैरत मुझे इस बात पर है कि तुम बहुत देर से इस कमरे में राज जानने आई हो। तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैंने समझते हुए सर हिलाया और कहा ठीक है बताओ, तुम्हारी कोई बहन नहीं है तो इस कमरे में किसे छुपा कर रखा है? उसने कहा किसने कहा मेरी बहन नहीं है? है मेरी बहन, लेकिन वो अरसा हुआ फोत हो चुकी है। बहुत प्यारी और लाइक फाइक थी मेरी बहन, अपनी हर क्लास में टॉप करने वाली। मुझसे बस 1 ही साल बड़ी थी, इसलिए हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और बड़े भाई की निस्बत वो मेरे ज़्यादा करीब थी। हमारा घर तो तुमने आज सुबह देख ही लिया होगा। वो कहती थी कि भाई हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, फिर अपना एक बड़ा सा घर लेंगे जिसमें नीचे तुम्हारा कमरा होगा और ऊपर मेरा।
बहुत छोटे छोटे ख्वाब थे उसके, जिन्हें पूरा करने की धुन उस पर सवार हो गई थी। उसने अपने छोटे से कॉलेज में रहकर टॉप किया था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो बहुत खुश थी और मेरे बगैर जाने पर उदास भी, क्योंकि मेरे नंबर उससे हमेशा की तरह कम थे। वो वहाँ जाकर बहुत खुश थी। हॉस्टल में रहती थी। रोज़ाना फ़ोन करके अपने सारे दिन की रवादात मुझे सुनाती और अपना हर टेस्ट दिखाती थी। मैं अपनी बहन की कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन कुछ अरसे बाद मैं नोट करने लगा कि अब वो रोज़ाना की तरह फ़ोन नहीं करती, नागा करने लगी है। मैं अपनी पढ़ाई और जॉब के मसलों में उलझा हुआ था, इसलिए सोचा कि इसके पास फ्री होकर जाऊंगा, मगर मौका ही न मिलता और वक्त गुजरता रहा। इसके फ़ोन कम होते होते ख़त्म ही हो गए तो घर वालों को तशवीश हुई। मैं उसे बगैर बताए उससे मिलने हॉस्टल गया तो उसे एक लड़के के साथ देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने उससे एक दोस्त की तरह पूछा तो वो कहने लगी कि मेरे दोस्त का भाई है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैंने उसे समझाया कि पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, मगर वो अब सिर्फ शादी के ख्वाब देखने लगी थी और अपने इम्तिहान भी ठीक से नहीं दे सकी और फेल हो गई। इस लड़के ने भी मेरी बहन को धोखा दिया। इसकी तस्वीरें और चैट सारे ज़माने को दिखाकर मेरी बहन को रुस्वा कर दिया और वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और ख़ुदकुशी कर ली। अगर वो जिंदा होती तो इसका यही कमरा होता। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ और अपनी बहन की तस्वीर से ढेर सारी बातें करता हूँ। अपने शौहर से सारी कहानी जानकर मुझे गहरे दुख ने अपनी लपेट में ले लिया। मैंने कहा, मुझे भी दिखाओ अपनी बहन की तस्वीर। कहने लगा, हाँ तुम्हें तो लाजमी देखनी चाहिए मेरी बहन की तस्वीर। मैं उसके अजीब से अंदाज पर उलझ गई कि वो ऐसे क्यों कह रहा है। उसने एक दराज खोल के एक तस्वीर निकाली और मेरी तरफ उछाली। वो तस्वीर देखकर मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। इस तस्वीर वाली लड़की को मैं अच्छे से जानती थी। वो माही थी। माजी एकदम मेरी आंखों के सामने घूम गया। ये 2 साल पहले की बात थी जब हमारे कॉलेज एक खूबसूरत सी लड़की आई। मैं और मेरा भाई एक ही क्लास में थे और पूरी क्लास जानती थी कि हम बहन भाइयों से ज़्यादा अमीर और ज़हीन इस पूरे कॉलेज में कोई नहीं। मगर इस लड़की के आते ही सब बदल गया। इसका नाम माहम था, मगर सब उससे माही कहकर बुलाते थे। वो इंतहाई ज़हीन और मेहनती थी, यहाँ तक कि हम बहन भाइयों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। हर टेस्ट में उसके नंबर हमसे ज़्यादा होते। वो गरीब घर की थी और अपनी काबिलियत की बिना पर यहाँ तक पहुँची थी, मगर मुझे जाने क्यों उसे हसद महसूस होने लगा। सब लोग अब उसके गुण गाने लगे थे। हम जैसे पसे मंजर में चले गए। मैं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि फाइनल पेपर में वो फेल हो जाए। मैंने अपने भाई को कहा कि तुम माही को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और मैं दोस्ती के जाल में फंसाती हूँ। मैंने उससे दोस्ती करके उसका एतबार जीतना शुरू कर दिया और उससे कहना शुरू कर दिया कि तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लूँगी। दूसरी तरफ मेरा भाई भी मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो इसकी तरफ माइल हो जाए और आखिर वो अपने मकसद में कामयाब ठहरा। इसने माही को यकीन दिलाया था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द शादी कर लेगा। वो माही को लेकर घूमने फिरने निकल जाता और यूँ इसकी पढ़ाई से आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी हटने लगी। मैं यही तो चाहती थी। अब बस वो फाइनल में फेल हो जाती तो मेरा बदला पूरा हो जाता। फाइनल पेपर्स की तैयारी के लिए मेरे भाई ने उससे मोहलत ही न दी। पेपर से एक दिन पहले ही उसे लेकर कभी शॉपिंग पर चला जाता और कभी किसी पार्टी में, और वो बेवकूफ़ भी पेपर की तैयारी छोड़कर उसके साथ चली जाती और अगले दिन जैसा पेपर होता वैसा दे देती। मेरे भाई की तैयारी तो मुकम्मल थी। उसने उसी के नोट्स लेकर पेपर दिए थे और जब रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो 2 किताबों में फेल हुई थी और बाकियों में भी इतने अच्छे नंबर नहीं थे, जबकि मैंने और मेरे भाई ने टॉप किया था। मैं यहीं पर बस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब जब उसको हमारी प्लानिंग समझ आई थी तो उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे हरा कर रहेगी। इसलिए मैंने बड़ी गेम खेली और सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा कि वो कॉलेज ही छोड़कर चली जाए। मेरे भाई ने अपनी और उसकी चैट की स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट निकलवा कर कॉलेज की सारी दीवारें भर दी। वो बदनाम हो गई। इस पर सब थू थू करने लगे और वही हुआ जो मैं चाहती थी। वो कॉलेज ही छोड़कर चली गई। मैं और मेरा भाई अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे कि कैसे हमने उसको इसकी औकात याद दिला दी। बाद में अगला साल शुरू हो गया। कुछ अरसे तक हम उसे याद करके हंसा करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जहनों से मऊ हो गई और आज 2.5 साल बाद उसकी तस्वीर अपने सामने देखकर और ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो मर चुकी है, बल्कि उसने हमारी वजह से खुदकुशी कर ली थी। इसलिए वो मेरे भाई से इतना चिढ़ खाता था। मेरा शौहर खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर कहने लगा,
फिर अपनी बहन का बदला लेने के लिए मैंने तुमसे शादी की और अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे भाई सहेगा। मैं चाहता तो इसी तरह तुम्हें ट्रैप करता जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को किया था, मगर मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। चाहने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर अब तुम्हारे साथ मजीद रह भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं उससे रोकना चाहती थी मगर वो मुझे तलाक देकर चला गया। माही की तस्वीर देखकर मुझे लगा कि वो मुझ पर हंस रही है कि लो तुम भी बर्बाद हो गई। मैंने बहुत गलत किया था उसके साथ। इस हिसाब से माही के भाई ने तो बहुत हल्का इंतकाम लिया था। मैं तलाक का दाग लेकर अपने घर आ बैठी। मैं जानती थी कि अब ये दाग मेरी सज़ा के तौर पर सारी ज़िंदगी मेरे माथे पर सजा रहेगा और मेरा भाई मेरी तकलीफ़ देखकर वो भी खुश नहीं रह सकेगा।